रशीद मामू साहब ने अगर कोई नसीहतें की, मैंने देखा पूरा इंटरव्यू रूबरू में हुआ यहिया साहब के साथ, मैंने देखा वो इंटरव्यू, कुछ नसीहतें की, उनके कुछ तजुर्बे की बातें थी। महाराष्ट्र के अंदर से 48 सीटें भी अघाड़ी की लड़ाई है। शिवसेना भी साथ में थी, कांग्रेस भी साथ में थी, राष्ट्रवादी भी साथ में थी। आपको एक मुसलमान नहीं दिखा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। सेवा ट्रस्ट के उनका काम बड़ा अच्छा है, उन्होंने सेवा ट्रस्ट का अपना काम करना चाहिए। देखिए, मैं इस इशू को ज़्यादा सियासत की तरफ इसलिए नहीं ले जाना चाह रहा हूँ कि ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, उनको कहने का पूरा इख्तियार है, लेकिन हमारी जो सोच है और हमारी जो तलब है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो लाए अमल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो विज़न है कि हम चाहते हैं कि ऐवान के अंदर ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की आवाज़ पहुँचे। फिर चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे ज़िला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जहाँ हमारा नुमाइंदा रहेगा वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे, वहाँ हमारे समाज की आवाज़ को उठाएगा, हमारे दुख दर्द क्या तकलीफ है वहाँ बताएंगा। ये हमारी सोच है। और जैसा मैंने कहा है कि उनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर से 48 सीटें भी अघाड़ी की लड़ाई है। शिवसेना भी साथ में थी, कांग्रेस भी साथ में थी, राष्ट्रवादी भी साथ में थी। आपको एक मुसलमान नहीं दिखा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जबकि डोमिनेशन वाले पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मतदार संघ कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि अघाड़ी से एक मुसलमान जीत के आया तो मिनिस्टर बन जाता, तो हमें 2-3 खड़े करना था। यही हमारा रोना है कि मालेगांव में डोमिनेशन है, हमारा बिल्कुल आ सकता, अकोला के अंदर है बिल्कुल आ सकता, अमरावती के अंदर है वहां से बिल्कुल आ सकता, ऐसे कई है, शोलापुर है, मुंबई के अंदर ऐसे कई क्षेत्र है कि वहां से मुस्लिम निकल सकते हैं, मुस्लिम सीट जीत सकती। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी तो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहिए, लेकिन जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और जो सेकुलरिज्म की आवाज उठा रहे हैं, ये कहाँ मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, कहाँ दलितों के साथ वो इंसाफ कर रहे हैं, कहाँ वो पिछड़े हुए अति पिछड़ों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, कहाँ ओबीसी समाज, धनगर समाज, आदिवासी समाज के साथ वो इंसाफ कर रहे हैं। तो ऐसी ताकतों के खिलाफ में हमारा एक कहना है कि भाई आपने 48 टिकट दिए तो उसके अंदर कम से कम 2 से 3-4 मुसलमानों को खड़े करना था, आपने जिता के लाना था, उनको केंद्र में मंत्री बनाना था। तो आपकी बात को भी हम समझ सकते थे कि आपका बोलना सही है, ये हमारा कहने का नहीं, इमाम के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अब देखो हर किसी इंसान का सोचने का नजरिया अलग होता, उसका तज्जिया अलग होता, लेकिन जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में जुड़े हुए हैं, वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब की बेलौस क़यादत के बदौलत जुड़े हुए हैं। और वो लोग हमको वोट भी देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, जिनको मालूम है कि तमाम पार्टियों ने हमारे साथ में सियासी और समाजी नाइंसाफी की, और अगर हमको कहीं से समाजी और सियासी इंसाफ मिल सकता है तो वो प्लेटफॉर्म सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म है, जो बिल्कुल हक और इंसाफ की आवाज़ को उठाता है, जो नाइंसाफी के खिलाफ बुलंद आवाज़ को उठाता है, ऐवानों के अंदर जाके मुखालिफिन से टकराता है और लोगों को राहत दिलाने का और इंसाफ दिलाने का काम करता है। अब लोग देखिए, हमारी सियासी पार्टी है, लोग तरह तरह से इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन हम हमारे एक मनसब को और हमारे एक नजरिए को और हमारे एक एजेंडे को लेकर चल रहे, और इसके अंदर इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी हमको तरक्की मिल रही है और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। कौन क्या बोलते हैं इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम हमारे काम पर, हमारे मनसब पर ज्यादा ध्यान। नहीं, इम्तियाज जलील साहब की क़यादत को अगर वो समझ लेते और परख लेते तो दूसरी पार्टियों की बात नहीं करते, इम्तियाज जलील साहब के साथ में होते थे। देखिए, इंसान को नजदीक से आएंगे, जब उनकी क़यादत में आप काम करेंगे तो तब आप परखेंगे। अब आपको जिनका तजुर्बा है आप उनके ऊपर ही बात करेंगे, मेरे को इम्तियाज जलील साहब का तजुर्बा है, लोगों को तजुर्बा है तो इम्तियाज जलील साहब की बात करेंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आजाद हिंदुस्तान होने के बाद 1952 में जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन अपने औरंगाबाद में हुआ, तो वो पार्लियामेंट की हाउस के अंदर मुंतखब होने से 2019 की पार्लियामेंट तक मेरी नज़र में इम्तियाज जलील साहब से बेहतर कोई पार्लियामेंटर नहीं आया इलेक्ट होके। मैं इलेक्ट होने की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट होके जिसने हर समाज के प्रश्नों को पार्लियामेंट में उठाया, एक बेस्ट पार्लियामेंटर का उन्होंने स्किल और अपना एक परफॉर्मेंस वहां पर दिया है। कौन इनकार कर सकता है इस बात से? ऐसा कौन सा इशू था जिसको नहीं उन्होंने उठाया? और इशू उठाने का मतलब नहीं है कि हम आ रहे और सिर्फ चिल्ला रहे और चले जा रहे, उन कामों को जमीन पे उतारने की पूरी पूरी अंतक जद्दोजहद की और राहत दिलाने का काम किया। तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि अगर आप पूरा तज्जिया करेंगे कि पहले कौन चुन के आए थे, उसके बाद कौन चुन के आए थे, किनका दौर कैसा था, यहाँ से हमारे पास में डोनगांवकर साहब भी चुन के आए, हाजी सलीम साहब भी चुन के आए, कई लोग चुन के आए, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको कम तर गिन रहा हूँ, लेकिन जो परफॉर्मेंस इम्तियाज जलील साहब ने दिया है
जो स्किल और जो सलाहियतों को बरकरार लाते हुए सारे समाजों की आवाज़ को वहाँ पे जो उठाया, हकीकत में वंचितों की, महरूमों की अगर आवाज़ किसी ने पार्लियामेंट में उठाया है तो इम्तियाज जलील साहब थे। सदियां लग जाएंगी आप ऐसी आवाज़ आप पार्लियामेंट में ढूंढेंगे तो दे दिया आपने। अभी तो आप मोदी को हराने की आवाज़ें उठा रहे थे। इंडिया गठबंधन के लोग जब कंपेनिंग हम कर रहे थे तो कुछ लोग मैदान में उतरे, बिल्कुल हक है उनकी बात करने का, लेकिन गलत तरीके से लोगों को पोलराइज क्यों कर रहे, गलत तरीके से अपने लोगों को बहकाए क्यों, गलत तरीके से लोगों को बावर कराने की कोशिश करें। हम ऊपर देख रहे हैं, हम ऊपर देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो मोदी हार जाएगा, जिताए किसको यहाँ पर, और एक अच्छे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन को हमको खोना पड़ा सिर्फ ऐसी गंदी राजनीति के, गंदे तासुब की राजनीति की वजह से। ठीक है, अगर आपका कोई डेवलपमेंट का विजन था तो आप बिल्कुल वो एजेंडा सामने रखो। अगर आपको विकास का और तरक्की का काम करना चाहिए वो रखो सामने, ऐसी तो कोई बात नहीं। सब जातियत पे बातचीत, पर्सनल क्रिटिसाइज, ये सियासत नहीं है, ये कुछ और है। रशीद मामू देखिए हमारे सीनियर कायदीनों में से है, वो शहर के मापुन और वो सियासत के हर पहलू को बड़ी बारीकी से समझते। रशीद मामू साहब ने अगर कोई नसीहत की, मैंने देखा पूरा इंटरव्यू रूबरू में हुआ यहिया साहब के साथ, मैंने देखा वो इंटरव्यू, कुछ नसीहतें की, उनके कुछ तजुर्बे की बातें थी और बहुत समझाने वाली, सूझबूझ वाली बातें थी रशीद मामू की, और उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यकीनन कुछ बातें उसमें थी जो हमको समझ में आई, लेकिन ये तजुर्बे से हमारी भी कुछ कमियां रह गई कि हम ऐसी सलाहियतों को, इनकी सलाहियतों को हम साथ में नहीं ले सके और हम इनसे इस्तेफादा नहीं उठा सके। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह ऐसी नसीहतों को बरकरार रखते हुए आगे का लाएमल असेंबली का तैयार किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद की बात करेंगे, इंतशार की कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमको पहले इत्तेहाद को पैदा करना है। और देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है कि इत्तेहाद के मायने को और इत्तेहाद के मफहूम को समझने की कोशिश करूँ। मैं आज जिस जगह पे हूँ तो मेरे को भी लगता है कि मैं 20-25 साल से सियासत में काम करता हूँ और कल के आए हुए लोग हमारे सामने कायद बन जा रहे, हमारे सामने नेता बन जा रहे, ऊपर जाने की बात कर रहे, ऊपर पहुँच रहे। लेकिन देखिए, इत्तेहाद इसी का नाम है कि आप अपने आप को बिल्कुल अपनी जगह पे बर्दाश्त करते हुए दूसरों को साथ लेते उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इत्तेहाद के मनसब को लेकर चलना पड़ेगा। गैरों की अर्थ जो ना चाहते हुए आपको वो आवाज़ों को भी सुनना पड़ेगा, इत्तेहाद की खातिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिनको कभी हमारा मिजाज और म्यार बर्दाश्त नहीं करता। तो तमाम किस्म की कुर्बानियाँ देना पड़ती है इत्तेहाद के लिए और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके ऊपर बिल्कुल पाबंद है। और हमारा मकसद, हमारा एम, हमारा नज़्बुल ऐन यही है कि इत्तेहाद हर हाल में कायम रहे और तमाम समाजों के साथ में हमारा इत्तेहाद होना चाहिए, आपस में तो हत्तुल इम्कान होना चाहिए। तो उसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। हम ऐसी बातों को मनफी में नहीं लेते और हम ऐसा नहीं समझते कि ये हम पे तनकीद की जा रही है, हमारी आलोचना की जा रही है। यकीनन हमारे में सियासी बहुत सारी कमियाँ हो सकती है, तो मुखालिफिन से जब आवाज़ें उठती है, नसीहतों की जब आवाज़ें उठती है, उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमारे सीनियर ऐसे हैं इस शहर के अंदर कि वह यकीनन उनके तजुर्बे से इस्तेफादा उठा सकता और असेंबली इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह उसकी पूरी कोशिश की जाए।